वापस से मार्केट स्टेबल हुआ, जहां पर निफ्टी ने वीकली चार्ट में इनसाइड बार ब्रेकआउट तो दिया ही दिया। अब उससे अच्छी बात क्या है कि मार्केट स्टेबल हुआ है तो बैक टू बैक आईपीओस तो आने ही है, और आईपीओस आने हैं तो हम लोग भी एनालिसिस करने वाले हैं। यहां पर वीडियो पोस्ट करेंगे ढेर सारे स्टॉक्स के भी, एनालिसिस के भी। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम डीप डाइव करते हैं। अच्छा, बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर क्या होगा, जितने भी वीडियोस आएंगे ना, जैसे ब्रेकआउट स्टॉक हो गया, अपोलो माइक्रो दिया था, डबल हुआ एक महीने के अंदर। दिवाली स्टॉक्स चल रहे थे, अभी तक बढ़िया सी परफॉर्मेंस देकर जा चुके हैं। अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाऊंगा तो मैं ट्विटर पे सिनॉप्सिस डाल देता हूं, या सिनॉप्सिस भी नहीं तो शॉर्ट स्टोरी डाल देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां डाला था, ये पढ़ना, आस्क अबाउट ऑटो का, तो मैंने यहां पर लिख दिया था कि भैया 10 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद क्या हुआ, डॉट टू डॉट 10% लेकर गया। तो ट्विटर पे, टेलीग्राम पे ये फॉलोअप चलता रहेगा अगर मैं वीडियो भी डिटेल में नहीं पोस्ट कर पाऊंगा। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ। IREDA का आईपीओ आया है। अब कंपनी है क्या, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, लगाना या नहीं लगाना, ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। लिस्टिंग गेन कितने होंगे या नहीं होंगे। अब इसके साथ एक कैच क्या है, सेम टाइम पे क्लैश करेगा टाटा टेक का आईपीओ। उसका भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस डाल दूंगा, पूरा वीडियो डाल दूंगा यहां पर। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि IREDA, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का जो आईपीओ है, क्या इसमें लगाना या नहीं लगाना, या सारा पैसा टाटा टेक की तरफ लगाना है, या एक एक लॉट लगाना है। कंपैरिजन देख लेते हैं, एक जल्दी से ना क्विक ओवरव्यू विदाउट वेस्टिंग टाइम कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर दैट, एक चीज और स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में यहां पर आपको फ्री मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए है, वहां पर भी काफी सारे वीडियोस हैं, अपनी लर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, incorporated in 1987, Indian Renewable Energy Development Agency Limited is a public government company। काफी टाइम बाद पब्लिक लिमिटेड जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसका एक आईपीओ आया है। वरना अभी तक क्या होता है, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसमें से ओएफएस निकालते रहते हैं, जैसे IRCTC वगैरह में निकाल दिया। IREDA is a mini Ratna government one enterprise। It is administratively controlled by the Ministry of Renewable Energy। ये वो समझ आता है। इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी 2 साल पहले IREDA अचीव द हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शंस ऑफ 23,000 करोड़। ये हो गया ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ के लोन इन्होंने उस टाइम बांटे थे, एंड लोन डिसबर्समेंट ऑफ अमाउंट 16,000 करोड़ के। अब कंपनी समझते करती क्या है, कंपनी उनको लोन देती है जो रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्टेड है। देखो ये एक तो सेक्टर ऐसा है जो एवरग्रीन सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि आज जैसे प्लास्टिक गवर्नमेंट बैन कर रही है, नहीं, ये ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट कर रही है कि भैया आप सोलर लगाओ, और उस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, राइट। विंड मिल्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी टाइप्स में जाओ। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी ना एक वीडियो बना चुके हैं जिस पर हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस करे थे, जहां पर मैंने काफी सारे स्टॉक्स डाले थे जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही है। कहां गया, ये रहा 12 बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स। ये वीडियो भी मैं यहां पर डिटेल्ड में डाल चुका हूं, बहुत ही बढ़िया सेक्टर है। चलो अब ये हमने देख लिया, सेक्टर अच्छा है, गवर्नमेंट ने एक हाईएस्ट लोन एवर भी अचीव किया है। आगे देखते हैं कि आगे कुछ पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, और फिर देखते हैं जरा वैल्यूएशंस क्या आ रही है। आईपीओ ओपन होगा 21 तारीख को, 23 तारीख तक आईपीओ रहने वाला है, 3 दिन तक आईपीओ रहेगा। अलॉटमेंट आएगा 29 को, रिफंड्स आएंगे 30 को, रिफंड्स या अच्छा एक चीज और, ये जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है ये मैक्सिमम रहता है, हो सकता है इससे पहले भी आ जाए। और अब दिसंबर से तो सेबी ने बोल दिया कि भैया T+3 सेटलमेंट लेकर आओ, जल्दी से जल्दी करो, ज्यादा पैसा ब्लॉक मत करो। क्रेडिट टू शेयर्स, क्रेडिट होंगे शेयर्स 1 तारीख को, और 4 दिसंबर को यहां पर ये लिस्ट होने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। 21 से 23 ऑलरेडी देख लिया, 4 दिसंबर को ये आने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपए। फेस वैल्यू 10 रुपए का बेस्ट पार्ट ये है कि ये ना यहां पर एक लिक्विडिटी कम कर देता है। अगर फेस वैल्यू ये 1 रुपए जाती तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 10 टाइम्स बढ़ जाते। इस बेस्ट पार्ट से कि यहां पर लिक्विडिटी थोड़ी सी रहेगी। प्राइस बैंड 30 to 32। अच्छा वन मोर थिंग, कई लोग पूछते हैं कि यार हमें जब हम आईपीओ फिल करने जाते हैं तो उस टाइम में कट ऑफ प्राइस का बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कौन सा कट ऑफ प्राइस बने। हमेशा ये जो अपर बैंड वाला है, ऊपर वाले बैंड का प्राइस भरना है। यहां पर हो गया 32, 460 शेयर्स हो गए यहां पर एक लॉट में। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।
कंपनी एज एन गवर्नमेंट कितना पैसा उठाना चाह रही है और कितना पैसा अपने पास लेगी। तो कंपनी यहां पर बोलती है कि भैया मुझे 2150 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 2150 करोड़ रुपए की इस टाइम रिक्वायरमेंट है, जिसमें से ऑलमोस्ट 60% यहां पर फ्रेश इश्यू जा रहा है और 40% जो है वो ओएफएस जा रहा है। अब पहली चीज तो एक बात समझते देखो, गवर्नमेंट कंपनी है तो ओएफएस तो आना ही आना है। एलआईसी आई, एलआईसी जो थी उसका स्क्रिप्ट कोड एलआईसी आई है, तो एलआईसी जब आई थी वो भी क्या था, प्योर ओएफएस ही था, गवर्नमेंट ने ही माल काटा था, कोई नए शेयर इशू नहीं करे थे। अब सेम इस तरीके से चलता है, यहां पर ऑफर फॉर सेल जो है वो आएगा ही आएगा जब गवर्नमेंट की कंपनी है, ताकि गवर्नमेंट के खाते में कुछ ना कुछ ट्रेजर में पैसा आए। फिर भी 60 to 40% काफी बैलेंस नजर आ रहा है, जहां पर 60% यानी 1290 ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के पास जाएंगे, आईआरईडीए के खाते में जाने वाले हैं। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कितने इतने शेयर्स क्यूआईबी को 50% से ज्यादा नहीं मिलेंगे, रिटेल वालों को नॉट लेस देन 35% तो रिटेल वालों के लिए रखा ही है और एचएनआई के लिए 15% तो मिनिमम रखा ही रखा है। अब देखो ध्यान से एक चीज, एक ट्रिक समझना कि अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे आईपीओ अप्लाई करना है, मेरा मन कर रहा है कि यार मैंने एक काम करता हूं आईपीओ अप्लाई करता हूं, अब मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन भी ज्यादा हो सकते हैं, क्या मैं इस वाली साइड जाऊं या मैं इस वाली साइड जाऊं, तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि 35% के आसपास ज्यादा है, तो यहां पे मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट और इनफैक्ट आई शुड से मल्टीपल पैन अकाउंट से, बट मैं इस कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। कई लोग क्या करते हैं एक ही बारी में 10 लाख रुपए 6 लाख रुपए यहां पर एचएनआई कैटेगरी में लगा दिए, वो सोचते हैं एक दो लॉट मिल जाए। चांसेस थोड़े ज्यादा इसमें होंगे जब आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करोगे रिटेल कैटेगरी में। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। चलिए जी लॉट साइज देख लेते हैं एक बार। एक लॉट पड़ेगा 14,720 का, जस्ट 1 मिनट, एक लॉट पड़ेगा 14,720 का। सेबी ये बोलता है अगर आपकी एप्लीकेशन 2 लाख से नीचे है तो आप रिटेल कैटेगरी में हो, यानी कि आपको 13 लॉट्स लगा सकते हो। 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन गई तो आप चले गए एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख, और यहां पर आ गए बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। प्रमोटर गवर्नमेंट ही है खुद, यहां पर लिखा हुआ है द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी द प्रेसिडेंट, और अभी तक 100 का 100% गवर्नमेंट के पास था। यही जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि अब ये ओएफएस लेकर आ रहे हैं 75%, जो अब सेबी का रूल आ गया कि भैया 75 ही मैक्सिमम आप होल्ड कर सकते हो, तो ये 75 पर आ चुके हैं। बढ़िया लग रहा है। लास्ट में चलते हैं फाइनेंशियल्स पे और फिर फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं कि भैया अभी तक वर्डिक्ट क्या आने वाला है। चलिए जी वन मोर थिंग, अब देखो ये फुल ईयर का है, ये फुल ईयर का है, ये फुल ईयर का है, अब ये सिर्फ हाफ ईयर का है, ये सिर्फ 6 महीने का है, 2 क्वार्टर का ही है, तो उसी हिसाब से हम लोग रीड करेंगे। एसेट्स की बात करें 30,000 करोड़ के एसेट्स थे जो कि ऑलमोस्ट 20% जंप होके हुए 36,000, काफी बढ़िया ग्रोथ है। फिर उसके बाद एक अच्छा खासा जंप आया 50,000 हो गए, और अब यहां पर हल्का सा जंप ही आया, कोई मेजर जंप नहीं आया 51% पे। नेक्स्ट पर आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी सेल्स, 2600 करोड़ की सेल्स करते हैं। ध्यान से देखना एक चीज, एसेट है कंपनी के पास 30,000 करोड़ के और सिर्फ 2600 करोड़ की सेल्स करते हैं, ये दिखाता है कंपनी इज नॉट ऑपरेटिंग येट एट फुल कैपेसिटी। और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? सोचो कंपनी सिर्फ अभी इतनी कैपेसिटी पे काम कर रही है और मुझे शेयर मिल जाए, उसके बाद कब कंपनी धीरे 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 अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी तो मेरा शेयर का भाव भी बढ़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि पैट बढ़ेगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी, रेवेन्यू का कंपैरिजन कर लेते हैं। 2600 करोड़ की रेवेन्यू थी, यहां पर 10% का जंप आया 2800 करोड़ के आसपास, फर्दर 15 to 20% जंप आया 3400 करोड़ की रेवेन्यू हो गई। फिर उसके बाद अब 6 महीने में 2300 करोड़ की रेवेन्यू करी है 2300 करोड़ की। मैसिव जंप है। क्यों मैसिव जंप है? ध्यान से देखना, जहां 3 साल पहले पूरे साल में 2600 करोड़ की करते थे, वहां यहां पर सिर्फ 6 महीनों में वो कवर कर ली। 6 महीनों में पूरे साल की ग्रोथ सिर्फ 6 महीनों में कवर कर दी, तो ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट 4600 करोड़ की सेल्स एक्सपेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि बचाते कितना है। ये आ गया कॉलम पैट का, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस फिर उसके बाद इंटरेस्ट फिर टैक्स, जो बचा वो ये आपके पास पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 346 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया। फर्दर बहुत ही बढ़िया जंप आया 633 करोड़ के आसपास। यहां पर एक अच्छा खासा मार्जिन 20-22% के मार्जिन से कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट से इनफैक्ट आई शुड से। फिर उसके बाद 32 पे आ गया 864, और अगर 579 को डबल भी किया जाए 580 प्लस इज इक्वल्स टू 1160,
1160 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में एक्सपेक्टेड है। दैट इज अगेन 22% के मार्जिन। नॉर्मली जो कंपनी होती है 4% 10% के मार्जिन से ग्रो करती है, ये यहां पर 22% से ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए ध्यान से देखना एक चीज, यहां पर 22% थे, यहां पर 22% मार्जिन है, यहां पर 22% है, तो कंपनी का जो 22% मार्जिन है ना, जिस प्राइस में वो माल दे रही है, वो मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं इस भाव पे लेने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे हो सकता है कंपनी और मार्जिन बढ़ाए, 23%, 24%, 25% के आसपास जाए, तो मुझे तो डेफिनेटली अभी तक बढ़िया लग रहा है। लास्ट कॉलम बोरोइंग का कॉलम भी देख लेते हैं। अब क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है तो अपने पास पैसा रखना पड़ेगा, अपने पास रखेगी तो आगे देगी। यहां पर 24,000 करोड़, 27, 40, यहां पर हल्का सा डिप आया, यहां पर हल्का सा डिप आया। बोरोइंग्स वाली फाइनेंस वाली एनबीएफसी कंपनी में यह चीज स्ट्रिक्ट रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। पी रेशियो की बात करें तो 8.47, गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, तो ऑब्वियसली थोड़े लो पी रेशियो पर ट्रेड करेगी। पोस्ट आईपीओ थोड़ा सा और डिप हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। मार्केट कैप की बात करें तो 8600 करोड़ की मार्केट कैप। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो यहां पर 15.4 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफी बैलेंस नजर आ रहा है। डेट टू इक्विटी 6.7, थोड़ा सा हाई रहेगा क्योंकि फाइनेंस वाली कंपनी है। फाइनेंस वाली कंपनी क्या करती है, पहले आपसे 100 रुपए उठाएंगी, फिर उसको 20 रुपए कर करके बांटेंगी, उस साइकिल को ना रोटेट करती रहेंगी। 20 रुपए वापस आएंगे, जिसपे साथ में साथ इंटरेस्ट भी वापस आएगा, फिर उसको किसी नए दूसरे बंदे को देंगी, उससे कुछ वापस आएगा ईएमआई की फॉर्म में, फिर वो जो ईएमआई आए वो बांटेंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए यहाँ पे डेट का पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है फाइनेंस वाली कंपनीज है। इनफैक्ट आप कोई भी बैंक देखोगे ना, एसबीआई, एक बड़ी सी बोरिंग वहां पर दिखाई देगी। जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो वो बैंक के लिए बोरिंग है, आपके लिए एसेट है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कंपनी क्या क्या पैसा यूज करने वाली है। अब दो पार्ट थे, फ्रेश इशू था ओएफएस, ओएफएस तो कंपनी के पास यानी गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब जो फ्रेश इशू है वो देख लेते हैं। फ्रेश इशू द कंपनी विल रिसीव, ये वो ऑब्जेक्टिव एग्यूमेंटिंग द कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि यूजुअली यहां पर एक फाइनेंस कंपनी का होता है। अब समझ लेते हैं आईपीओ के लिए जी। चलिए जी, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लाई करना है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया जा सकता है। मैं काम करता हूं यहीं पे लिख देता हूं APPLY, अप्लाई किया जा सकता है। प्राइस बैंड जो रखा है वो था 32 रुपीज पर शेयर का। अब ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। अब सेम टाइम पे क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 1-2 हजार करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जो कि थोड़ा सा एक बड़ा है, नंबर 1। सेम टाइम पे टाटा टेक का आईपीओ आ रहा है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो 10 to 15 टाइम्स के हिसाब से एक्सपेक्टेड है। और लिस्टिंग गेन डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएसयू बैंक, पीएसयू है नॉट पीएसयू बैंक, पीएसयू है, तो डिविडेंड तो देगी ही देगी। 6-7 साल 7-8 साल में आपका शेयर जो है वो फ्री कर देती है डिविडेंड वगैरह देके। कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसीएल, पीएफ, ये इतनी सारी पीएसयूज है जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, डिविडेंड देती रहती है। 32 रुपीज के हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा सा आईपीओ हिट हुआ है, क्योंकि सेम टाइम पर एक तो आईपीओ बड़ा है और सेम टाइम पर टाटा का आईपीओ आ रहा है। जो मैं यहां पर लिस्टिंग गेन देख सकता हूं वो रहेगा 16 to 25% के आसपास, 16 to 25% के आसपास लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करूंगा। ये थे आईआरईडी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।